दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है राजनीतिक सिद्धांत की, उसी का चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। इसका दोस्तों पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोडेड किया है, लिंक मैं आपको प्लेलिस्ट का दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इस चैप्टर को हम फुल्ली कंप्लीट करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने राजनीति क्या है इसके बारे में जाना था, राजनीति को परिभाषित करने के लिए अलग अलग मत क्या होते हैं उसके बारे में हमने जाना था। फिर हमने राजनीति विज्ञान है भी और नहीं भी है इसके बारे में लोगों के विद्वानों के अलग अलग मत जानने थे। फिर हमने जाना था राजनीति सिद्धांत में हम क्या अध्ययन करते हैं उसके बारे में। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना उसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है आज का हमारा, राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में किस तरह से उतारा जाए। ठीक है, तो उससे पहले हम कुछ पॉइंट यहाँ पे अध्ययन कर लेते हैं। वो क्या है, देखिए कि राजनीति का स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि राजनीति को लेकर अलग अलग विद्वानों के, ठीक है, अलग अलग राजनीतिज्ञों के अलग अलग मत हैं। तो वैसे ही राजनीति का स्वरूप भी समय के साथ बदलता रहता है। जैसे राजनीतिक सिद्धांतों जैसे कि स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, इन सभी को व्यवहार में उतारने का काम बहुत मुश्किल होता है। आपने देखा भी होगा, हालांकि ये वर्ड जो है वो संविधान में है, ये अधिकार भी है हमारे, लेकिन इन सभी को एक पूरी तरीके से समाज में लोगों के अंदर उतारना, समाज में उतारना, इन सभी को स्वतंत्रता और समानता एक बहुत ही बड़ा काम मुश्किल साबित होता है। क्योंकि हमारे समाज में एक ऐसी खाई है जहाँ पे कई लोग तो मिलीनियर्स हैं और कई तो ऐसे हैं जिनके पास झोपड़पट्टी भी नहीं है। तो ऐसे में स्वतंत्रता और समानता को व्यवहार में उतारना बहुत मुश्किल होता है। फिर है, हमें अपने पूर्वाग्रहों का त्याग करके, यानी कि स्वतंत्रता और समानता या और राजनीतिक सिद्धांत के प्रति जो हमारे पूर्वाग्रह हैं, जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है, उसको त्याग करके हमें इन सभी सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। और इन राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन के द्वारा ही हम राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में जान सकते हैं, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं और राजनीति में अपनी उपलब्धि भी दर्ज करवा सकते हैं। हम यह समझते हैं कि सचेत नागरिक ही देश का विकास कर सकता है। राजनीतिक सिद्धांत कोई वस्तु नहीं है, मनुष्य से संबंधित है। हम यह समझते हैं कि जो सचेत नागरिक है, जो राजनीति के बारे में जानता है, राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में जानता है, वही नागरिक देश का विकास कर सकते हैं। और राजनीतिक सिद्धांत कोई वस्तु नहीं है, बल्कि ये मनुष्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मनुष्य के जितने भी अधिकार वगैरह होते हैं वो सब इसी में दिए जाते हैं। ठीक है, अधिकार हो गया, हर एक चीज़ इसमें दी जाती है उस नागरिक से जुड़ी हुई। ठीक है, फिर आता है अगला कि समानता का अधिकार सभी को समान अवसर प्रदान करता है या नहीं। समानता का अधिकार सभी को समान अवसर प्रदान नहीं करता है इसके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं अवसर क्या होता है। अवसर सिंपल सी बात है, कोई फॉर्म निकला है, सीटें खाली हैं, अगर आपके पास योग्यता है तो जाइए, ये होता है अवसर। यानी कि अवसर एक ऐसी स्थिति है जहां आपके लिए कुछ ऐसा करना संभव है, जहाँ पे आप जिस चीज़ में आप निपुण हैं वो कर सकते हैं, ये होता है अवसर। ठीक है, तो कुछ अवसर जो होते हैं वो लाभजनक नहीं होते हैं, इन अवसरों को प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयाँ होती हैं। ठीक है, तो कुछ अवसर जैसे यूपीएससी हो गया, आईपीएस हो गए, यूपीएससी तो फॉर्म है बेसिकली, आईपीएस वगैरह हो गया, आईएएस हो गए, मतलब जो बड़ी बड़ी सीटें होती हैं, बड़े बड़े पद होते हैं सिविल सर्विसेज वाले, ऐसे पदों को पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इन सभी पदों को पाने के लिए बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं। ठीक है, तो अब देखिए उदाहरण के लिए, कानून के समक्ष सभी को समानता का अधिकार तो मिला हुआ है, लेकिन ये समानता तभी संभव हो पाती है जब हमारे पास कानून के समक्ष समानता प्राप्त करने के पर्याप्त संसाधन हो। उदाहरण के लिए, कानून के समक्ष सभी को समानता का अधिकार तो मिला हुआ है, लेकिन ये समानता तभी संभव हो पाती है जब हमारे पास कानून से प्राप्त करने के लिए, इस समानता को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो। अब उदाहरण के लिए देखिए क्या है, हम सभी जानते हैं कि कानून से न्याय पाने के लिए हमें अदालती खर्चे एवं वकीलों की भारी भरकम रकम चुकानी पड़ती है। यदि हमारे पास पर्याप्त रकम नहीं होगी तो हम कई बार न्याय से पिछड़ जाते हैं। अब उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए ये कोर्ट है। ठीक है, इस कोर्ट में एक तरफ ये व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, संसाधन है, ठीक है, और वकील भी है। अच्छा, एक तरफ ये व्यक्ति जिसके पास ना तो संसाधन, ना पैसा, ना कोई वकील है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जीत इसकी होगी या जीत इस छोटे वाले की होगी। सिंपल सी बात है, जिसके पास ज़्यादा संसाधन है जीत उसकी ही होगी। तो ऐसे में समानता का जो सिद्धांत है, समानता का जो अधिकार है, वो कहीं ना कहीं गलत साबित होता है कि वो लोगों को समान अधिकार प्राप्त करवाता है।
यही कारण है कि समानता का अधिकार सभी को समान अवसर प्रदान नहीं करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये था हमारा तीसरा पॉइंट आज की वीडियो का पहला, कि राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में कैसे उतारा जाए। अब है हमारा दूसरा पॉइंट, टॉपिक है बेसिकली हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, राजनीतिक सिद्धांत हमें क्यों पढ़ने चाहिए उसके बारे में। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट हैं, कुछ पॉइंट है छोटे छोटे से, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, भविष्य में आने वाली समस्याओं को समय एक दृढ़ निर्णय लेने वाला नागरिक बनाने के लिए, यानी कि भविष्य में जो समस्या आने वाली है उसको जानने के लिए, और जो समस्याएं आएंगी उन समस्याओं को निपटारे के लिए, सही निर्णय लेने के लिए नागरिक को इन राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़ना चाहिए। समाज से पूर्वाग्रह को समाप्त करने एवं एकता कायम करने के लिए, यानी कि समाज को जो कुछ पूर्वाग्रह है लोगों के मन के अंदर, दिमाग के अंदर, उन पूर्वाग्रह को समाप्त करके लोगों के बीच एकता को बनाने के लिए राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना आवश्यक है। वाद विवाद के द्वारा, तर्क वितर्क के द्वारा, लाभ हानि के आकलन के द्वारा सही निर्णय लिया जा सकता है और भविष्य में आने वाली सभी जो समस्याएं हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए हमें राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर पॉइंट है लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत ही लोकतंत्र के प्रति नागरिक है वो जागरूक होते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों को जागरूक करते हैं और समाज में जितने भी लोग हैं उन्हें लोकतंत्र के प्रति जागरूक करते हैं। ठीक है, अधिकार एवं कर्तव्यों को समझना है, यानी कि भारतीय संविधान में जितने भी अधिकार दिए गए हैं, तो लोकतंत्र जो है वो समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांत पर ही टिका हुआ है। और इन्हीं सभी के कारणों से जो राजनीति के उदारवादी दृष्टिकोण पर आधारित है वो राजनीतिक सिद्धांत का एक अहम पहलू है। तो अधिकारों एवं कर्तव्यों को समझने के लिए भी हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना आवश्यक होता है। ठीक है, अब है अगला पॉइंट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना जरूरी है। कैसे जरूरी है वो देखिए, कि राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप से प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। यानी राजनीतिक सिद्धांत जो है वो उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप से प्रतिबिंबित करता है, यानी हमारे सामने रखता है जिनसे हमारा जीवन चल रहा है, हमारी सरकार चल रही है, जिससे हमारे संविधान ने आकार ग्रहण किया, यानी संविधान हमारा बना है। तो ये राजनीतिक सिद्धांत उन सभी विचारों और नीतियों को हमारे सामने रखता है, हम उसको जानते हैं, उसके बारे में समझते हैं। राजनीतिक सिद्धांत पूर्व के और वर्तमान के विचार के, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत जो है पहले के और अभी के जो विचारक हैं उनके बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में हमें बताता है। तो राजनीतिक सिद्धांत इन्हीं पे आधारित है और इन सभी के आधार पर हमें एक संवैधानिक दस्तावेज की उत्पत्ति होती है और जो कि हमारे इस आज के संविधान का और लोकतंत्र का संचालन करता है। तो ये था राजनीतिक सिद्धांत के बारे में, कि हम राजनीतिक सिद्धांत हमें क्यों पढ़ना चाहिए और इस राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है, हालांकि इस टॉपिक के बारे में छोटे मोटे पॉइंट आपकी बुक में दिए, लेकिन मैं आपको पूरे पॉइंट, जैसे बुक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बताता हूँ कि राजनीतिक सिद्धांत से जुड़े कुछ अन्य पहलू क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में। तो देखिए, अन्य पहलुओं के बारे में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, राजनीति की प्रति मिथ्या धारणा। यानी कि आजकल एक मतलब गलत अफवाह फैली हुई है, राजनीति के प्रति मिथ्या धारणा फैली हुई है कि राजनीति कुछ इस तरह से होती है। वो किस तरह से होती है, पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पॉइंट 3 पॉइंट है। पहले तो ये वाले, पहला पॉइंट, राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दांव पेच से जोड़ते हैं तथा आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्र में लगे रहते हैं। यानी कि जो लोग राजनीति से नहीं जुड़े होते हैं, ठीक है, वो लोग ये कहते हैं कि राजनीति जो है वो एक ऐसा दांव पेच है जहाँ पे लोग आते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार जनता को लूटते हैं और चले जाते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते हैं, पैसे बनाते हैं, घोटाले करते हैं, दंगे करवाते हैं, झूठे वादे करते हैं, दल बदल करते हैं। ये सभी करके वो बस अपना स्वार्थ जो है उसे साधते हैं बस। कुछ लोग राजनेताओं को दल बदल करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो दल बदल करते हैं, झूठे वादे करते हैं, चुनाव से पहले बड़ा चढ़ा के वादे करते हैं, विभिन्न तबकों को जोड़ते तोड़ते हैं, चुनाव से पहले कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन इतने बड़े बड़े वादे होने के बाद भी जैसे ही चुनाव होते हैं, परिणाम आते हैं, पार्टी जीतती, वैसे ही पार्टी का जो नेता होता है वो एक तरह से ईद का चांद हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कहाँ गया। जीतने से पहले तुम्हारे घर आएंगे, हमें वोट दीजिएगा, हमें वोट दीजिएगा, लेकिन उसके बाद एकदम से गायब, जैसे ही
चुनाव जीत गए, ठीक है। तो वो इस तरह से कहते हैं कि ये जो लोग होते हैं, राजनीति में जो लोग हैं, वो अपने आप को इस तरह का मानते हैं, ठीक है। कुछ लोग भ्रष्टाचार, लूट, घोटालों को राजनीति समझ लेते हैं। वे कहते हैं घोटाले करो, देश को लूटो, यही राजनीति। वाह। कुछ लोग क्या कहते हैं कि भ्रष्टाचार, लूट और घोटाले करना, जनता को लूटना, घोटाले करना, बस यही तो राजनीति है। घोटाले करते जाओ, देश को लूटते जाओ, यही राजनीति है, ठीक है। उसके बाद जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं, तब हम यह कहते हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं। यानी कि जब भी हम किसी लोग को ऐसा देखते हैं कि हाँ भाई ये अपना स्वार्थ साध रहा है, यानी ये स्वार्थ के लिए इससे बातें कर रहा है, इसकी बात मान रहा है, तो हम कहते हैं ये वाह, ये बंदा तो राजनीति कर रहा है। उदाहरण के लिए, यदि हम एक क्रिकेट को टीम में बने रहने के लिए, क्रिकेटर को एक टीम में बने रहने की जोड़ तोड़ करते हैं, यानी कि उससे कहते हैं कि भाई तू हमारी टीम में रह, तुम्हारी टीम में, तो हम क्या कहते हैं, क्योंकि वो हमें हमारी टीम को जिता देगा, या वो अच्छा बॉलर है, या वो अच्छा बैट्समैन है, तो वो हमें जिताएगा, तो इसलिए हम उससे कहते हैं कि तू हमारे में रह जाए, यानी कि वो अपने स्वार्थ साध रहे हैं, ठीक है। वहीं किसी सहपाठी को अपने पिता की हैसियत का उपयोग करते, यानी कि मान लीजिए आपका एक दोस्त है, तो मान लीजिए ये दो दोस्त हैं, ठीक है, ये एक ये है, एक ये है, ठीक है। मान लीजिए एक राम है, एक श्याम है, तो ये जो राम है ये बड़े पैसे वाला है, श्याम है जो वो थोड़ा सा गरीब है। तो राम क्या करेगा, अपनी हैसियत दिखा के इस छोटे से परिवार वाले के बच्चे को क्या करेगा, उसका एक तरह से हैसियत का उपयोग करके उसे नीचा दिखाएगा, ठीक है, ये है। उसके बाद है कि किसी सहकर्मी को बिना सोचे समझे बॉस की हाँ में हाँ मिलाते देखते हैं, तो हम कहते हैं वाह, ये तो वही गंदी राजनीति कर रहा है जो कि राजनेता कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ राजनीति के बारे में मिथ्या धारणा। अब राजनीति जो है वो कुछ ऐसे प्रश्नों के जवाब के लिए बनी है, कौन कौन से, समाज को कैसे संगठित होना चाहिए। राजनीति जो है वो हमें इस शब्द का आंसर देती है कि समाज को किस प्रकार से संगठित रहना चाहिए। और भी कुछ प्रश्न हैं जिसके बारे में राजनीति हमें उत्तर देती है, वो कौन कौन से हैं। हमें सरकार की ज़रूरत क्यों है, सरकार का सर्वश्रेष्ठ कौन होगा, क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित करता है, राजसत्ता की अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी होती है, नागरिकों के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारी है। राजनीति इस तरह के सभी प्रश्नों की पड़ताल करता है और राजनीतिक जीवन को अनुप्रमाणित करने वाले स्वतंत्रता और समानता जैसे न्याय और भी कई मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। तो ये थे राजनीति से जुड़े कुछ प्रश्न जिसके बारे में हमने बताया, और यही जो प्रश्न है वो राजनीति सिद्धांत के इस तरह के प्रश्नों की पड़ताल करते हैं और हमारे जीवन में जैसे स्वतंत्रता और समानता, न्याय जैसे अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पॉइंट भी यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका चैप्टर फर्स्ट राजनीति सिद्धांत एक परिचय, ये आपको पता चल गया होगा और आसानी से समझ में भी आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर कर देना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाली हैं। अगली वीडियो में हम आपके चैप्टर सेकंड जिसका नाम है स्वतंत्रता, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।